नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। पिथौरागढ़ का बाकी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। घाट रोड के बंद होने की वजह से अब सेराघाट रोड भी पूरी तरह से बंद है। पिथौरागढ़ को सेराघाट होकर अल्मोड़ा से जोड़ने वाली रोड पर आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। असल में NH 125 बंद होने की वजह से जिले का पूरा ट्रैफिक इसी रोड पर आ गया है और शाम के वक्त जब इस रोड पर भारी ट्रैफिक था, उसी वक्त एक बड़ी पहाड़ी भरभरा कर रोड पर आ गिरी। इस दौरान एक बड़ा बोल्डर कार के अगले हिस्से से टकराया। शुक्र है कि बाकी बड़े बोल्डर्स रोड और नदी में जा गिरे। अचानक हुए इस हादसे से यात्रियों की जान हलक में जरूर अटक गई थी। उधर पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला NH 125 जगह जगह भारी लैंडस्लाइड की वजह से 6 दिनों से बंद है। यह NH ऑल वेदर रोड की कटिंग के बाद किस कदर बर्बाद हो गया, इसकी एक बानगी भर दिखती है इस वीडियो में। ये वीडियो चुपकोट बैंड का है। देखिए कैसे भरभरा कर गिर रहा है। पहाड़ी NH के ऊपर की पहाड़ी अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स और पेड़ों को गिरा रही है। ऑल वेदर रोड में तब्दील होने के बाद ये NH पहली बरसात झेल रहा है। पहले की अगर हम बात करें, ऑल वेदर की गुणवत्ता की पोल आपके सामने है, बिल्कुल खुल चुकी है। पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में बसे तिदांग और मारछा गांव पूरी तरह से खतरे की इज्जत में आ गए हैं। असल में इन गांवों को ग्लेशियर के साथ आ रही भारी मलबा काट रहा है और देखिए कैसे आफत बरस रही है गांव में। तेज बहाव के साथ आ रहे मलबे से गांव में भारी कटान हो चुका है। इन दोनों गांवों को अगर हम देखें, अगल बगल से ग्लेशियर का मलबा काट रहा है, जबकि नीचे से धौली नदी काट रही है। ग्रामीण हर पल डर के साए में जी रहे हैं। तो बारिश की वजह से पहाड़ का हाल बेहाल है। इंसान क्या, जानवर क्या, सभी परेशान हैं। पौड़ी के धुमाकोट इलाके में एक सांड बरसाती नदी को पार करने की कोशिश के दौरान बह गया। बरसाती पानी के बाद आप देखिए बहाव काफ़ी तेज़ था और पहले तो सांड सीधा चलता रहा, लेकिन आधे से ज़्यादा नदी पार होने के बाद अचानक वो नदी के साथ ही बह गया। हालांकि इस दौरान सांड ने खुद को बचाने और नदी से निकलने की खूब कोशिश की, लेकिन पानी का तेज़ बहाव था, बहता चला गया। कुछ दूर जाकर एक पत्थर की वजह से उसकी जान बची और जद्दोजहद के बाद वो पानी से बाहर निकल पाया। उस पत्थर का सहारा दरअसल उसे मिल गया। प्रदेश भर में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से सभी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लक्सर तहसील के शेरपुर बेला गांव में बाणगंगा नदी पर बना तटबंध क्षतिग्रस्त होने के बाद दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। खबर मिलते ही लक्सर SDM के निर्देश पर सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। SDM ने बताया कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। पिथौरागढ़ में दारमा घाटी को जोड़ने वाला किंच्योती पुल बह गया। किंच्योती झरने में बहुत तेज पानी आने से पुल बहा है। 2013 की आपदा में भी इसी स्थान पर बना BRO का पुल बहा था। पुल बहने से 25 गांवों का संपर्क दुनिया से पूरी तरह से कट गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि झरना अपने साथ पानी का जलजला ला रहा है। देहरादून में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को जोड़ने वाले 2 पुलों में धंसाव के बाद अब दून हरिद्वार हाईवे पर डोईवाला के पास फ्लाईओवर में बड़े पैमाने पर धंसाव हो रहा है। ये धंसाव इतना ज्यादा है कि अब रोड पर ट्रैफिक भी रोक दिया गया है। अब इसको बनाने वाले नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर डोईवाला में करोड़ों रुपए की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण किया गया और इस फ्लाईओवर से डोईवाला मार्केट को कनेक्ट करने के लिए एक मिनी फ्लाईओवर भी बनाया गया, या हम कह सकते हैं कि सर्विस लेन बनाई गई। लेकिन अभी इस सर्विस लेन के इस फ्लाईओवर के लोकार्पण को 6 महीने का समय भी नहीं बीता है और पहली ही बरसात में सर्विस लेन पूरी की पूरी धंसने लगी है। आप देख सकते हैं कि अब इस पर लीपापोती का काम शुरू कर दिया गया है। ब्लैक पन्नी डालकर पानी के रिसाव को ढकने की कोशिश की गई है, पानी के रिसाव को रोकने की कोशिश की जा रही है और इसके साथ ही इसके बेसमेंट में सुरक्षा के काम शुरू कर दिए गए आनन फानन में, ताकि ये पूरा का पूरा जो फ्लाईओवर है, जो सर्विस लेन है, कहीं बैठ न जाए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार
और यहाँ पर देखने को भी मिलता है कि इस 6 महीने के समय में कई बार इस सर्विस लेन पर ब्लैक टॉपिंग का कार्य किया गया। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लगातार ये सड़क अपने शुरुआती दौर से धंसने लग गई थी और हर रोज़ हर रात उसको चुपचाप ब्लैक टॉप करके उस धंसाव को ढक दिया जाता था। लेकिन अब ये ज़्यादा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कई जगह ये ध्वस्त हो गया है और यहाँ से नीचे तक पूरा का पूरा ये फ्लाईओवर लगातार धंस रहा है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 डोईवाला। खबर नैनीताल से आ रही है, जहां बारिश के साथ ही हरिनगर इलाके पर खतरा मंडरा रहा है। बलिया नाले से हो रहे कटाव की वजह से 100 से ज्यादा परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने डेंजर जोन के 30 परिवारों को दूसरी जगह विस्थापित कर दिया है। डीएम नैनीताल धीराज गर्ब्याल ने कहा है कि सभी को किराए के लिए पैसे की व्यवस्था की गई है। जल्द ही सभी को शिफ्ट भी कर दिया जाएगा। ये परमिशन नहीं है, जब तक ये बरसात का सीज़न ख़त्म नहीं होता तब तक हम लोग उनको किराए के मकान में रखें। और किराए के मकानों पर रखने के लिए जो भी धनराशि इनकी अनुमानी है उसको हम लोगों ने सीएम रिलीफ फंड से उनके लिए उसका अरेंजमेंट कर लिया है। पिथौरागढ़ में काली नदी के बढ़ते प्रवाह ने ऐतिहासिक जौल जीबी मेला स्थल को भी अपनी चपेट में ले लिया है। हालात ये है कि मेला स्थल पूरी तरह से पानी में डूब गया। मेला स्थल से सटे घरों में भी नदी का पानी जा पहुंचा है। प्रभावित लोग प्रशासन से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश का असर मैदान में साफ देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की वजह से कोटद्वार में खो नदी उफान पर है, जिससे नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नदी में उफान आने से घबराए लोग अपने घरों से बाहर निकल गए हैं और उफान थमने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने कई रियायत देने के साथ कोविड कर्फ्यू को 29 जून तक बढ़ा दिया। इस बीच कर्फ्यू में कुछ आवश्यक ढील दे दी गई। 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू की जाएगी। 10 जुलाई तक केवल चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों के लोगों को ही कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के साथ धाम में दर्शन की इजाजत होगी। 11 जुलाई से राज्य के अन्य जिलों के लिए भी यात्रा खोल दी जाएगी। वहीं अब सप्ताह में 5 दिन मार्केट खुलेंगे, लेकिन खुलने का समय सुबह 8 से 5 बजे तक का रहेगा। होटल, बार 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालय भी 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। हालांकि राज्य के अर्बन एरिया में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। चुनाव नजदीक आने के साथ ही बीजेपी नेताओं के बयान और विवाद बढ़ रहे हैं। सतपाल महाराज की बात करेंगे। अवैध वसूली की बात कह दी तो हरक सिंह रावत के कर्मकार कल्याण बोर्ड की आंच अब सरकार और संगठन तक पहुंचने लगी है। सांगठनिक अनुशासन के लिए पहचान रखने वाली बीजेपी में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। बात पहले सतपाल महाराज की कर लेते हैं। महाराज ने पहले बिना सरकार को भरोसे में लिए हरिद्वार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिगुफा छोड़ दिया, तो अब उधम सिंह नगर में भरी मीटिंग में ट्रकों से अवैध वसूली को लेकर मंत्री की फटकार चर्चाओं में है, जबकि अजय भट्ट ने इससे साफ इंकार कर दिया। मैं भी किसी ट्रक में बैठ सकता हूं और जिस जगह वसूली हो रही है मैं भी पकड़ सकता हूं, पर ये काम मेरा नहीं है, ये काम आपका है। इतनी ज्यादा वसूली हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। आपको अंकुश लगाना चाहिए इसके ऊपर। इट्स वेरी सैड। एक तो कोरोना काल में लोग पिस रहे हैं, उसको देख रहे होंगे, पकड़ते भी होंगे। मेरी नजरों में तो आया नहीं। मैं तो मेरे कुछ अपने अलग मापदंड है, मैं देखते रहता हूं अधिकारी कैसा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर किसी ने कहा होता तो मैं भी यही कहता, लेकिन किसी कार्यकर्ता ने या किसी जनप्रतिनिधि ने मुझे अभी तक ये बात नहीं बताई कभी। कर्मकार कल्याण बोर्ड में भी मंत्री, अध्यक्ष और सचिव की घमासान अब सरकार संगठन को भी झुलसाने लगी है। मंत्री हरक सिंह रावत दायित्वधारी शमशेर सिंह सत्याल को पदमुक्त नहीं करने से कोप भवन में है। मंत्री का कहना है कि जब सीएम बदलते ही सभी दायित्वधारियों को हटा दिया गया, तो फिर शमशेर सिंह सत्याल पर मेहरबानी क्यों? जब आपने सबको अध्यक्षों को हटा दिया तो फिर उससे भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं में भी एक मैसेज गलत जा रहा है कि कुछ को आप रख रहे हो, कुछ को हटा दो। तो मैं सोचता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे निर्णय ले रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव से पहले सीएम बदला, लेकिन अब पार्टी नेताओं में ही मचे अंदरूनी घमासान ने पार्टी की तैयारियों को जोर का झटका दिया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट।
अब बीजेपी की इस कलह से सरकार और संगठन असहज होने लगे हैं। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि इस मामले में छवि धूमिल हो रही है, इसलिए संगठन को हस्तक्षेप कर मामले को सुलझाना चाहिए। क्योंकि सरकार और ब्यूरोक्रेसी ये एक तरफ दिखती है, कर्मकार बोर्ड एक तरफ दिखता है, तो ऐसी परिस्थितियों में संगठन को इंटरवीन करके इस पूरी स्थिति को संभालना चाहिए और इसको सही ट्रैक पर लाना चाहिए। गंगा दशहरा के स्नान को सांकेतिक करने के लिए अगर हम बात करें, हरिद्वार पुलिस के दावे आज फेल नजर आए। हालांकि सुबह के वक्त जरूर हर की पैड़ी को खाली रखा गया था, लेकिन तब भी दूसरे घाटों पर लोग स्नान कर रहे थे। लेकिन दोपहर के बाद पुलिस की व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। हर की पैड़ी पर स्नान करने वालों की भीड़ नजर आई, जबकि कोरोना काल में स्नान के लिए लोगों को नहीं आने देने की बात कही गई थी। आज गंगा दशहरा के स्नान को सीमित करने के हरिद्वार पुलिस के दावे हवाई साबित होते दिखाई दे रहे हैं। लोगों की आस्था व्यवस्थाओं पर भारी पड़ती दिख रही है। इस वक्त हम हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मौजूद हैं। आज गंगा दशहरा का स्नान है। सुबह हर की पैड़ी को श्रद्धालुओं से पूरी तरह मुक्त रखा गया था। कोई भी श्रद्धालु हर की पैड़ी पर स्नान नहीं कर रहा था। लेकिन इस वक्त दोपहर 3 बजे का समय है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और उसके अलावा सभी जो जरूरी काम है वो यहाँ पर सारे किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क जैसी जो चीज़ें हैं उनका कोई खास पालन होता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। हरिद्वार स्नान के लिए रुड़की के नारसन बॉर्डर पर बाहरी राज्यों के कई लोग पहुंचे। यहाँ भारी भीड़ नजर आई जो कि स्नान के लिए हरिद्वार जाना चाहते थे, लेकिन स्नान के लिए जा रहे लोगों को नारसन बॉर्डर पर ही रोक दिया गया था। सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने दिया गया जिनका कोई अन्य ज़रूरी काम था और जो कि 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट लेकर आए थे और जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था। हरिद्वार में गंगा दशहरा स्नान सिर्फ सांकेतिक ही किया गया, ऐसे दावे हुए। हरिद्वार में मौजूद आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज की स्थापना के 50 साल पूरे हो गए। आज शांति कुंज परिसर हरिद्वार में स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े। शांति कुंज के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी की गई। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि शांति कुंज देश भर में धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कोटद्वार के रतनपुर कुंभी चौड़ा की डिफेंस कॉलोनी में अजगर निकलने से इलाके में हड़कंप है। 15 फीट लंबे अजगर मिलने की खबर पर वन विभाग की टीम पहुंचती है और अजगर को पकड़ा है, उसे जंगल में वापस छोड़ दिया गया। तो ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, किस तरह से 15 फीट लंबा अजगर बताया जा रहा है, इसे बामुश्किल पकड़ा गया और उसके बाद वापस जंगल में छोड़ दिया गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज में एक बाघ का कंकाल बरामद हुआ। बाघ के कंकाल को रविवार को गश्त में गए कॉर्बेट कर्मियों ने देखा है, जिसके बाद उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई और उसके बाद वहां पहुंची वेटनरी डॉक्टर्स की टीम अब उसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है। कुल मिलाकर ये जांच करने की कोशिश होगी कि बाघ कब मरा था, कितना पुराना ये कंकाल है। ढेला में अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी गश्ती दल थी, ढेला हिल ब्लॉक जो है वहाँ पर एक टाइगर की डेड बॉडी मिली है। पिछले 2-3 दिन में काफ़ी बारिश जो हुई है उसके कारण बॉडी काफ़ी डिकम्पोज हो गई है। अभी उसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है डॉक्टर और उनकी टीम द्वारा किया जा रहा है। जो भी इसमें डिटेल्स आएंगे उसको फिर शेयर किया जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बढ़ते पर्यटन के दबाव को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत तराई पश्चिमी वन प्रभाग फाटो में एक अनूठी पहल की जा रही है। यहाँ पर्यटकों के नाइट स्टे के लिए ट्री हाउस बनाए जा रहे हैं। तराई पश्चिमी वन प्रभाग फाटो में 5 ट्री हाउस बनाने जा रहा है, जिसमें पहले ट्री हाउस पर काम शुरू हो चुका है। यहाँ सैलानी नाइट स्टे भी कर सकेंगे, जिसमें पर्यटक रात्रि विश्राम कर जंगल को नजदीक से महसूस कर सकेंगे। ये ट्री हाउस जो है हमारे डिवीजन में 5 ट्री हाउस का प्रस्ताव भेजा गया है और ये अपने में एकदम नया प्रयोग है और जो बाहर से जो पर्यटक आते हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा और पर्यटक जो है इसका लुत्फ उठाएंगे।
कॉर्बेट के झिरना रेंज से लगे होने के चलते भाटों में बड़ी संख्या में वन्य जीव हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके साथ ही यहाँ बन रहे ट्री हाउस सैलानियों को पेड़ पर बने घर में रहने की उत्सुकता को और बढ़ा देंगे, जो आने वाले वक्त में रोजगार का नया जरिया भी बनेगा। तराई पश्चिमी वन प्रभाग फाटो रेंज में 15 अक्टूबर से सफारी शुरू होने जा रही है डे विजिट की, और साथ साथ उसके यहाँ पर रात्रि विश्राम ट्री हाउस में एक अलग प्रकार का जो जंगल के बीचों बीच में ट्री हाउस में बना के टूरिज्म यहाँ पर चलेगा। एक अलग प्रकार की पहल है तराई पश्चिमी वन प्रभाग की। प्रदेश के किसी भी जंगल में वन विभाग की ओर से सैलानियों के लिए ये पहला ट्री हाउस है, जिससे सैलानियों को आकर्षित किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। चलिए खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। महिला क्रिकेटर और ऑलराउंडर स्नेह राणा डेब्यू टेस्ट में 50 या उससे ज्यादा रन बनाने और 4 विकेट लेने वाली पहली भारतीय और दुनिया की चौथी महिला बन गई हैं। स्नेह मूल रूप से देहरादून की है। 1994 में जन्मी स्नेह की पारी के दम पर भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट को ड्रॉ कराने में सफल रही। फादर्स डे के मौके पर स्नेह ने अपनी सफलता अपने पापा के नाम की, जिनकी 2 महीने पहले कोविड की वजह से मौत हो गई थी। स्नेह ने एक वीडियो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर शेयर भी किया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। की हर खबर